विवाह मुहूर्त के प्रमुख तथ्यों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ऊपर से बड़ी चीज़ों से प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात वर्ष। सबसे पहले वर्ष का निर्णय करना चाहिए कि उस वर्ष में विवाह होगा कि नहीं होगा। इस प्रसंग में, वर्ष के निर्णय के प्रसंग में, अस्ते वर्जम सिंह नक्रस्थ जीवे इत्यादि श्लोक के अनुसार कहीं गुरु सिंहस्थ या मकरस्थ तो नहीं है, कहीं उस जिस स्थान पे हम विवाह का मुहूर्त बता रहे हैं उस स्थान पे कहीं सिंहस्थ गुरु का दोष तो नहीं लगता है, कहीं मकरस्थ गुरु का दोष तो नहीं लगता है। रेवा पूर्वे गंडकी पश्चिमे च षोडशयो दक्षिणे नीच इज्जः इत्यादि श्लोक के अनुसार पहले देखते हैं कि उस स्थान में कहीं सिंहस्थ गुरु इत्यादि का दोष तो नहीं लगता है। उसके अनंतर अभी कुछ दिन पहले हमारे गुरु जी ने कहा था लुप्त संवत्सर, तो यदि लुप्त संवत्सर हो तब भी सुर रेवा सुर निम्न गांतरे इत्यादि देशों में लुप्त संवत्सर का दोष होता है। उस वर्ष उस संवत्सर में यदि ऐसा है तो विवाह मुहूर्तों का अभाव रहेगा। ये प्रथम सोपान है विवाह मुहूर्त का। अनंतर मासों का विचार करते हैं। वर्ष के निर्णय के पश्चात हम मासों का विचार करते हैं। मासों के विचार में विवाह मुहूर्त के मासों के संदर्भ में एक श्लोक प्रचलित है, मिथुन कुंभ मृगाली वृषा जगे मिथुन गे पिरवौ त्रिलवे सुचे अलिमृगा जगते कर पीडनम भवति कार्तिक पौष मधुशोपी। अर्थात मिथुन में, कुंभ में, वृष में, वृश्चिक में, मेष में यदि सूर्य रहें तो विवाह होता है। और मिथुन गेपि रवे त्रिलवे सूचे, सूचे मने आषाढ़ मास के त्रिलवे मने तृतीयांश पर्यंत अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी तक विवाह होता है यदि मिथुन राशि में सूर्य रहें तो इस प्रकार लगभग 6 मास में विवाह होता है। उन 6 मासों में 5 मास जो हैं ये उत्तरायण में आते हैं। एक जो मास है वृश्चिक के जो सूर्य होते हैं, यह जो एक मास है वो दक्षिणायन में आता है। संक्षेप में सरलता से इसको यदि कहा जाए तो उत्तरायण के सूर्य होने पर केवल एक मीनार्क को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 महीनों में विवाह किया जाता है। और दक्षिणायन में केवल 1 मास अर्थात वृश्चिक के जब सूर्य रहते हैं तो विवाह का मुहूर्त होता है। इसी संदर्भ में, मासों के संदर्भ में एक और श्लोक प्रचलित है, माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत् वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरन्यंत बल्लभा आषाढ़े कुल वृद्धि स्यात् अन्ये मासाश्च वर्जिता मार्ग शीर्षमपिक्षन्ति विवाहे केपि कोविदा। वस्तुतः इस श्लोक का संबंध चांद्रमास से है। कभी कभी जो मिथुन कुंभ मृगाल वृषा जगे, इस श्लोक का संबंध सूर्य के राशि से है। माघे धनवती कन्या, इस श्लोक का संबंध चांद्रमास से है। कभी कभी इसमें भिन्नता पाई जाती है, चांद्रमास तो रहता है लेकिन सूर्य की राशि नहीं मिलेगी, सूर्य की राशि तो है लेकिन चांद्रमास नहीं मिलेगा। इसमें इन दोनों श्लोकों में जब ऐक्य नहीं होता है तो वहाँ मिथुन कुंभ मृगाली वृषा जगे अर्थात सूर्य की राशि की ही प्रधानता है। यहाँ माघे धनवती कन्या श्लोक की प्रधानता नहीं है, यहाँ मिथुन कुंभ मृगाली वृषा जगे, इसी आधार पे ही मासों का निर्णय करेंगे। मास के निर्णय के पश्चात पहले गुरु शुक्रादि का बाल वृद्ध अस्त ये वर्जित है। तो सर्वप्रथम वर्ष का विचार, अनंतर मास का विचार। मास जब निर्धारित हो जाता है तो मास के निर्धारण के पश्चात देखते हैं कहीं उस मास में गुरु बाल वृद्ध अस्त तो नहीं है। तो अस्त तो पंचांग में लिखे रहते हैं कि गुरु इन तारीख को उदय होंगे, इन तारीख को अस्त होंगे। बाल वृद्ध के संदर्भ में कहा गया है गुरु और शुक्र दोनों उदय होने के 3 दिन बाद तक बाल
और अस्त होने के 3 दिन पहले से वृद्ध हो जाते हैं। वस्तुतः इसमें भी मतभेद है विद्वानों में, लेकिन जो पंचांगकार लोग ग्राह्य करते हैं वो 3 दिन का बाल और 3 दिन का अस्त वृद्ध ग्रहण करते हैं। अर्थात गुरु और शुक्र दोनों उदय होने के 3 दिन बाद तक बाल और अस्त होने के 3 दिन पहले से वृद्ध हो जाते हैं। इन समय में बाल, वृद्ध और अस्त के समय में विवाह मुहूर्त नहीं होते हैं। गुरु शुक्र अस्तादि विचार के पश्चात नक्षत्रों का क्रम आता है। उसके बाद नक्षत्रों का निर्णय करेंगे। नक्षत्रों के संदर्भ में एक श्लोक सरल प्रचलित है। वस्तुतः बहुत सारे श्लोक हैं, निर्वेदै शशिकरमूला, लेकिन सरल श्लोकों का प्रयोग करना चाहिए। रोहिण्योत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा च हस्तश्च विवाहे मंगलप्रदा। ये जो नक्षत्र हैं ये विवाह में ग्राह्य हैं। वस्तुतः अन्य श्लोकों में, अन्य पुस्तकों में 1-2 नक्षत्र अश्विन्यादि नक्षत्र भी ग्राह्य हैं, लेकिन इस समय पंचांगकार लोग इन्हीं नक्षत्रों में विवाह के मुहूर्त लिखते हैं। यह जो नक्षत्र हैं विवाह के, यह वेद से रहित होना चाहिए। अब ये वेद क्या है? वेद अर्थात पंचशलाका वेद। वेद मतलब पंचशलाका वेद, लत्तापाद आदि दोषों से यह नक्षत्र जो है शुद्ध होना चाहिए, विशेष करके पंचशलाका वेद से। अब प्रश्न ये उठा कि पंचशलाका वेद से वह नक्षत्र रहित है कि युक्त है, ये कैसे जानेंगे? इसके लिए सारे पंचांगों के फ्रंट पृष्ठ पे, मुख्य पृष्ठ पे एक सारणी बनाई गई होती है। विवाह में पंचशलाका वेद ग्राह्य है। तो 2 नक्षत्र आमने सामने होते हैं। उसमें कौन सा वेद होगा? यदि सामने वाले नक्षत्र में सूर्य है तो सूर्य वेद, सामने वाले नक्षत्र में यदि शनि है तो शनि वेद, या मंगल है तो भौम वेद लिखा रहेगा। परंतु जो सामने वाला नक्षत्र है वह यदि विवाह में ग्राह्य है तभी उस वेद का प्रयोजन है। यदि वह सामने वाला नक्षत्र विवाह में ग्राह्य नहीं है तो उस पंचशलाका वेद का कोई प्रयोजन नहीं है। तो यदि वेद से रहित वह नक्षत्र हो तब वह नक्षत्र विवाह में ग्राह्य है। नक्षत्र के निर्धारण के पश्चात देखते हैं कि उस दिन योग तो कोई खराब नहीं है। विस्कंभादि योगों में जो अशुभ योग है उसमें विशेष करके 2 ही योगों को खराब कहा गया है। एक है व्यतिपात और एक है वैधृति। तो यदि जिस दिन हम मुहूर्त का निर्धारण कर रहे हैं विवाह के, उस नक्षत्र के दिन ही यदि वैधृति या व्यतिपात योग आ जाएगा, जब तक वह वैधृति या व्यतिपात योग रहेगा तब तक उस मुहूर्त के सामने लिखा रहेगा वैधृति दोषः, व्यतिपात दोषः। उसके बाद वह लिखने के बाद वहाँ मुहूर्त का आगे का क्रम वहीं अवरुद्ध हो जाएगा। यदि वैधृति या व्यतिपात योग नहीं है तब हमारे मुहूर्त का क्रम आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखेंगे कहीं करणों में केवल एक विष्टिकरण अर्थात भद्रा जिसको हम कहते हैं वही विवाह में ग्राह्य नहीं है। तो यदि उस नक्षत्र के दिन या उस दिन जिस दिन हम विवाह के मुहूर्त का निर्धारण कर रहे हैं उस दिन यदि भद्रा आ गई तो लिखते हैं विष्टेः परम, विष्टेः पूर्वम, भद्रा के बाद या भद्रा के पहले, ऐसा करते हैं। भद्रा के बाद और भद्रा के पहले यदि समय नहीं मिलता है तो हम विवाह मुहूर्त उस दिन नहीं लिख सकते हैं। करण योग नक्षत्र आदि के चयन के पश्चात इसके बाद जब वह दिन निर्धारित हो जाएगा कि इस दिन हम विवाह मुहूर्त कर सकते हैं तब लग्न का विचार करेंगे। लग्न के विचार के लिए हमारे यहाँ व्यय शनिखे वनिजस तृतीये भृगुस्तनौ चंद्र खलान सस्ता इत्यादि श्लोक के अनुसार हमारे यहाँ लग्न का चयन किया गया है। तो यह जो है ये नहीं होना चाहिए, व्यय शनि 12वें में शनि नहीं होना चाहिए विवाह कालिक लग्न से। इस प्रकार से इस श्लोक के अनुसार हम लग्न का निर्धारण करेंगे। जिस लग्न पे ये सारे सूत्र घटित होते होंगे उसी लग्न में हम विवाह का मुहूर्त बताएंगे। लग्न का कभी कभी ऐसा होता है कि
लग्न नहीं मिलता है, सारी चीज़ें मिलने के बाद भी लग्न नहीं मिलता है, तो हमारे शास्त्रों में इसकी सरल विधि बताई गई है कि यदि नक्षत्र योग आदि करण आदि शुभ होने पर भी यदि मुहूर्त न मिले तो गोधूली बेला में हम विवाह कर सकते हैं, परिणयन संस्कार कर सकते हैं। इसलिए कि गोधूली की हमारे यहाँ बहुत प्रशंसा की गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें मिलने के बाद जो नक्षत्र है वो रात्रि को समाप्त हो जा रहा है, तो रात्रि को यदि नक्षत्र समाप्त हो जा रहा है तो जो नक्षत्र विवाह में ग्राह्य हैं उस नक्षत्र वाले मुहूर्त में हम विवाह कर सकते हैं। ये मुहूर्त क्या है? दिन में और रात्रि में 15 मुहूर्त होते हैं। दिन में भी 15 मुहूर्त, रात्रि में भी 15 मुहूर्त होते हैं। उनका संबंध सीधा नक्षत्रों से है। उस संदर्भ में गिरिश भुजग मित्रा पितृवस्वंबु विश्वे भिजिदथ च विधाता पिंद्र इंद्रानलौ च निरित रुदक नाथो प्यर्यमाथो भगस्यु क्रमश इह मुहूर्ता वासरे वाण चंद्रा। ये दिन के 15 मुहूर्त हैं। उसी प्रकार रात्रि के भी 15 मुहूर्त कहे गए हैं। शिवा जपादा दष्टौस्युर भेषा अदिति जीवकौ विश्वणक त्वाष्ट मरुतो मुहूर्ता निशिकीर्तिता। उसी प्रकार रात्रि के भी 15 मुहूर्त कहे गए हैं। जो नक्षत्र विवाह में ग्राह्य हैं उस नक्षत्र वाले मुहूर्त में भी हम विवाह कर सकते हैं, मुहूर्त के अभाव में यदि आवश्यक हो तो। क्योंकि यह जो मुहूर्तों का नाम दिया गया है हमारे यहाँ रामदैवज्ञ ने इसको विवाह प्रकरण में ही दिया है और इसी प्रयोजन से दिया है। मुहूर्तों के अभाव में, नक्षत्रों के अभाव में, यदि नक्षत्रों का अभाव हो तो उस नाम वाले मुहूर्त में जो विवाह में नक्षत्र ग्राह्य हैं उस मुहूर्त में भी हम विवाह कर सकते हैं। अब ये तो रहा शास्त्रीय बातें। वस्तुतः इसके अलावा भी बहुत सारे दोष हैं। हमारे यहाँ 10 दोष कहे गए हैं, कर्तरी आदि, लत्तापात कर्तरी आदि जो दोष हैं। वस्तुतः इसके लिए तो समय ज़्यादा चाहिए, एक दिन अलग से इसके लिए रखा जाएगा, बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो इत्यादि दोष हैं, परंतु उन दोषों का निवारण हो जाता है। अब ये रहा तो शास्त्रीय मुहूर्त। यदि जो व्यक्ति मुहूर्त चिंतामणि या मुहूर्त आदि के जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको न पढ़ा हो वह व्यक्ति कैसे मुहूर्त निकालेगा? क्योंकि हमारे यहाँ समाज में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसके पास उसका समाज में पकड़ कम है। जो व्यक्ति गांव में पौरोहित्य कर्म से अपना जीवन यापन करता है उसका समाज में ज़्यादा पकड़ है। वो 3 गांव 4 गांव, एक एक व्यक्ति 4-4 गांव को संभालता है अकेले। वह व्यक्ति जो मुहूर्त चिंतामणि या मुहूर्त का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा हो, केवल एक पंचांग का सहारा लेकर के वह मुहूर्त बताता है, जनमानस के अंदर के बीच में जाता है और उनको मुहूर्त बताता है, वह व्यक्ति कैसे मुहूर्त बताएगा? उसको न ग्रह बल विश्वा का ज्ञान है। पंचांग में लिखा रहता है ग्रह व वी ऐसा करके, तो बहुत सारे लोग उसका नहीं जानते हैं अर्थ। उसका नाम है ग्रह बल विश्वा। रे लिखा रहता है, रे मने रेखा, रे मने रेखा, ग्रह व वी मने ग्रह बल विश्वा, ल मने लग्न, लग्न, ल मने लग्न। कई बार हम लोगों के पास फोन आता है, लिखा रहता है गृह प्रवेश में चसु, तो उसका लोग अर्थ समझते हैं चंद्र शुद्धि, वस्तुतः उसका अर्थ है चक्र शुद्धि। तो जो व्यक्ति मुहूर्त आदि शास्त्रों को न पढ़ा हो वह कैसे मुहूर्त निकालेगा पंचांग में? पंचांग में तो बहुत सारे मुहूर्त दिए रहते हैं, एक पृष्ठ पे देखेंगे 10 मुहूर्त है। उस 10 मुहूर्तों में कौन सा मुहूर्त अच्छा है इसका निर्धारण वह व्यक्ति जो श्लोकों का ज्ञान जिसको नहीं है, जो संस्कृत कम पढ़ा है, वो कैसे जानेगा? उसका सरल तरीका एकमात्र है कि आप अपना पंचांग खोलिए, पंचांग के जिस पृष्ठ पे विवाह का मुहूर्त दिया हो 2, 4, 5, 7, 10, उस मुहूर्तों में आप पहले खोजिए कि किस मुहूर्त में ल दिया है, ल अर्थात लग्न। यदि किसी मुहूर्त के सामने ल 5,
लौ 6, लौ 7 या लौ 8 दिया है, जिसमें लौ माने लग्न दिया हो, वह मुहूर्त सबसे अच्छा है। आपको ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऊपर के सारी चीज़ें अच्छी हैं तभी वो लौ लिखने के अधिकारी हैं पंचांगकार। यदि ऊपर की सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो पंचांग में लग्न नहीं लिख सकते हैं। अर्थात वह व्यक्ति केवल आप देखिए कि उस पंचांग में लौ कहाँ लिखा है, लौ 8, तो 8 का मतलब है वृश्चिक लग्न। अब वह देखिए कि वृश्चिक लग्न रात्रि में है कि नहीं है, रात्रि में है कि दिन में है। यदि वह सामने वाला व्यक्ति दिन में चाहता है तो दिन में बताइए, रात्रि का मुहूर्त हो तो रात्रि में बताइए। तो इसका अर्थ एक लाइन में कहें कि जिस मुहूर्त में लौ अर्थात लग्न लिखा हो वह मुहूर्त सबसे अच्छा है, जिसमें लौ न लिखा हो वह मुहूर्त अच्छा नहीं है। अब रहा व्यक्ति सारे मुहूर्त के निर्धारण के बाद वह व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी बताइए कि हमारे लड़के के नाम से या लड़की के नाम से वह मुहूर्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि किसी के नाम से वर और कन्या के नाम से मुहूर्त का निर्धारण करना हो तो वर के लिए सूर्य, कन्या के लिए बृहस्पति और दोनों का चंद्र शुद्धि देखते हैं। तो वर के लिए सूर्य देखते हैं, कन्या के लिए गुरु और दोनों के लिए चंद्रमा देखते हैं। इसका संक्षेप है कि एक लाइन में यदि कहें तो गुरु, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों 4, 8, 12 अशुभ होते हैं। अर्थात वर की जन्म राशि से सूर्य 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए, कन्या की जन्म राशि से गुरु 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए और दोनों की राशि से चंद्रमा जो है 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। जिस दिन ऐसा मिलेगा उसी दिन इन वर और कन्या का विवाह होगा। परंतु इसमें एक समस्या उत्पन्न होगी। जब आप देखेंगे चंद्रमा यदि शुद्ध नहीं है तो 1-2 दिन आगे पीछे जाने से चंद्रमा शुद्ध मिल जाएगा। वर का यदि सूर्य ठीक नहीं है तो अधिकतम 1 महीना जाने से सूर्य शुद्ध हो जाएगा। परंतु गुरु अगर कन्या का ठीक नहीं है, गोचर से 4, 8, 12 है, तो आपको अधिकतम 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जो संभव नहीं भी हो सकता है। इस परिस्थिति में हमारे शास्त्रों में उसका एक परिहार कहा गया है, स्वच्छे स्वभे स्वमैत्रे वा स्वांसे वर्गोत्तमे गुरुः रिफाष्ट तुर्य गोपिष्टो नीचारिस्थः शुभोप्यसन। ऐसा करके कि यदि गुरु अपने नवमांश में हो, स्वगृही हो, अपने उच्च राशि का हो, अपने नवमांश में हो और अपने वर्गोत्तम में हो तो 4, 8, 12 होते हुए भी वह शुभ हो जाएगा। तो इसलिए गुरु का परिहार कहा गया है, क्योंकि 1 साल इंतजार करना थोड़ा कठिन है। तो गुरु, चंद्र और सूर्य शुद्धि के बाद उस व्यक्ति वर और कन्या का विवाह उस दिन बताएंगे जिस दिन तीनों ये शुद्ध हो। अनंतर ये जितने भी नियम हैं ये सब ब्रह्मादि 4 प्रकार, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, उसमें 4 प्रकार जो ब्रह्मादि 4 प्रकार जो विवाह हैं उन्हीं के लिए ये नियम है। बाकी गंधर्वादि जो 4 प्रकार के विवाह कहे गए हैं उसमें इन विवाह मुहूर्तों का कोई प्रयोजन नहीं है। वो लोग भाद्रपद में भी करते हैं, हो सकता है खरमास में भी कर लें, उनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं जो हमारे शास्त्रों में विहित कहे गए हैं उन्हीं के लिए नियम है। अंत में आजकल विवाह के परिप्रेक्ष्य में कुछ भ्रांतियां हैं। विवाह के लिए मेलापक में लोग देखते हैं, सबसे पहले आते हैं कहेंगे नहीं ये मंगली है, तो कुछ कहेंगे नहीं ये घनघोर मंगली है, तो घोर मंगली है, 25% मंगली है, 50% मंगली है। ऐसा हमारे यहाँ कहीं कहा नहीं गया है कि ये घोर मंगली है और ये आंशिक मंगली है। हमारे यहाँ स्पष्टतया है, लग्ने व्यये च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत, ऐसा करके श्लोक आया है। उसके अनंतर लिखा है इदम लग्नेन्दुभ्याम विचार्यम। इसका विचार लग्न से और इंदु मतलब चंद्रमा दोनों से किया जाता है। तो इसमें लोग लग्न को घनघोर मानते हैं और चंद्रमा को आंशिक मानते हैं।
ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद 25 वर्ष के बाद मंगला मंगली का दोष नहीं लगता है। अगर यदि ऐसा कोई प्रमाण आप लोगों के पास हो तो निश्चित भेजिएगा, हम लोग भी उसका अवलोकन करेंगे, लेकिन प्रमाण सहित। बिना प्रमाण के हम लोग भी मानेंगे नहीं। तो इसलिए प्रमाण यदि होगा तो हम लोग भी उसका अवलोकन करेंगे और इन सब भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। और ये सारे मुहूर्त तभी तक हैं जब आपसे कोई मुहूर्त पूछे। यदि कोई ब्राह्मण मुहूर्त बता दिया है, आप विवाह में गए हैं, तो उस दिन पंचांग खोल के मुहूर्त देखने का कोई भी औचित्य नहीं है। वहाँ उस मुहूर्त को स्वीकार करिए और विवाह होने दीजिए। विवाह के बाद मेला पक्का, और विवाह तय होने के बाद तारीख निर्धारण के बाद मुहूर्त का कोई औचित्य नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण बता दिया है तो वहाँ पंचांग खोल के मुहूर्त काटने का कोई औचित्य नहीं है। जो बताया है उसको करने दीजिए। विवाह हो जाने के बाद कुछ लोग दिखाते हैं, गुरुजी ये तो मंगली थे तो हम मंगला नहीं थे। इस सब के विवाह के बाद कोई औचित्य नहीं है। 5 मंजिला मकान बना के वास्तु दिखाइए और 4 ठो लड़के हो जाएं तो मेलापक करिए। इस मेलापक का और इस वास्तु का कोई प्रयोजन नहीं है। चूँकि समय का अभाव है, इसलिए मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।